एक समय था जब रीबॉक दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड्स में गिनी जाती थी। लोगों के पैरों में रीबॉक के जूते होते थे और बड़े बड़े खिलाड़ी इसके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि रीबॉक अपनी मजबूत पहचान खो बैठी? क्या वजह थी गलत मार्केटिंग, नाइकी और एडिडास से बढ़ती कंपटीशन, या फिर बदलते समय के साथ रीबॉक खुद को बदल नहीं पाई? आज की कहानी इसी कंपनी के राइज और डाउनफॉल की है। रीबॉक की शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी और बाद में यह अमेरिका में तेजी से पॉपुलर हुई। 1980s में रीबॉक ने फिटनेस और एरोबिक्स के बढ़ते ट्रेंड को बहुत अच्छी तरह पकड़ा। खासकर महिलाओं के फिटनेस शूज के कारण रीबॉक की बिक्री तेजी से बढ़ी। कुछ ही समय में रीबॉक एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ब्रांड बन गई। कंपनी ने बड़े एथलीट्स और सेलिब्रिटीज के साथ पार्टनरशिप्स की और अपनी ब्रांड वैल्यू को और मजबूत किया। लेकिन इसी दौरान स्पोर्ट्स फुटवियर की दुनिया में कंपटीशन भी तेजी से बढ़ रहा था। रीबॉक की सबसे बड़ी चुनौती थी नाइकी। नाइकी ने अपने ब्रांड को सिर्फ स्पोर्ट्स शूज तक सीमित नहीं रखा। उसने परफॉर्मेंस, एथलीट्स और युवा कल्चर को एक साथ जोड़ दिया। दूसरी तरफ रीबॉक की ब्रांड आइडेंटिटी समय के साथ उतनी मजबूत नहीं रह पाई। कंपनी ने कई अलग अलग कैटेगरीज और ट्रेंड्स में जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुख्य पहचान थोड़ी कंफ्यूज्ड होने लगी। यानी ग्राहक के मन में सवाल बनने लगा, रीबॉक आखिर किसके लिए है? जबकि नाइकी और एडिडास ने अपनी अलग अलग मजबूत आइडेंटिटीज बना ली थी। 2005 में एडिडास ने रीबॉक को लगभग 3.8 अरब डॉलर में खरीद लिया। उम्मीद थी कि एडिडास और रीबॉक मिलकर नाइकी को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन यह पार्टनरशिप उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं रही। रीबॉक को एडिडास के बड़े पोर्टफोलियो में अपनी अलग पहचान बनाए रखने में मुश्किलें आईं। समय के साथ रीबॉक का ब्रांड इन्फ्लुएंस कमजोर होता गया। स्पोर्ट्स वेयर की दुनिया लगातार बदल रही थी। स्नीकर्स अब सिर्फ खेल खेलने के लिए नहीं पहने जाते थे, वे फैशन और लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके थे। नाइकी और एडिडास ने इस बदलाव को तेजी से अपनाया। उन्होंने नए डिजाइन्स, कोलैबोरेशंस, एथलीट्स और फैशन कल्चर के जरिए युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत की। रीबॉक ने भी कई बार कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने कॉम्पिटिटर्स जैसी लगातार मजबूत मोमेंटम नहीं बना पाई।